फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है मोटर यान दुर्घटना में के दावे। यानी कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कौन कौन से दावे किए जा सकते हैं, यानी कि किस किस टाइप के उसमें कंपनसेशन हम मांग सकते हैं, कहाँ मांगेंगे और किस प्रकार के दूसरे जो कंपनसेशन है वो अवेलेबल है। जैसे कि अगर किसी की लाइबिलिटी नहीं हो, किसी का एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं हुआ है, तो हम कब दावा कर सकते हैं और कितने पैसों का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है तो हम कितने पैसों का दावा कर सकते हैं, उसे कितना पैसा मांग सकते हैं अगर डेथ हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो। या सबसे इम्पोर्टेंट, कोई हिट एंड रन केस हो जाता है, यानी कि आपको पता भी नहीं है कि किसने आपके साथ एक्सीडेंट किया और वो आपको एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाता है। आपको ना गाड़ी का नंबर पता है, ना ओनर का नाम पता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम कितना क्लेम मांग सकते हैं इस बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली जो क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन है वो इसमें तीन प्रकार की लाइबिलिटी में कवर होता है। एक तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी, एक फॉल्ट लाइबिलिटी और एक है हिट एंड रन केस। नो फॉल्ट लाइबिलिटी यानी कि इस टाइप के जो केस होते हैं, इस टाइप के जो हम कंपनसेशन मांगते हैं वो है सेक्शन 140 मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरा है 163 यानी 163A मोटर व्हीकल एक्ट। ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती या ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि सामने वाले ने उसकी एक्सीडेंट किया है, उसकी गलती थी। आप तो सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन मांगेंगे और आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। फॉल्ट लाइबिलिटी जो कि धारा 166 यानी 166 MV एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में लागू होता है और इसमें आपको साबित करना पड़ता है कि सामने वाले की गलती थी। और हिट एंड रन केस जैसे कि मैंने आपको बताया है वो धारा 161 MV एक्ट में बताया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम सभी सेक्शन को अलग अलग विस्तार से अपने अगले वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MV एक्ट में जो भी दावे होते हैं यानी कि जो आप क्लेम मांगते हैं वो आप मांगते हो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। इसमें आपको ये दावा लगाना पड़ता है। पहले दावा लगाने की एक लिमिटेशन होती थी, लेकिन आज ये लिमिटेशन ख़त्म की जा चुकी है। आप एक्सीडेंट होने के बाद में उस क्षतिपूर्ति के लिए एक उचित समय के अंदर आप अगर दावा अधिकरण में दावा लगाते हैं तो आप उसमें कंपनसेशन पा सकते हैं। तो ये तो हो गया जो ट्रिब्यूनल है उसमें आपको दावा लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी यानी धारा 140 वाली जो सेक्शन है उसके बारे में। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी वाला जो केस है वो 140 में पेश करते हैं, लेकिन 140 जो है वो एक तरह से इसको इंटरिम माना जाता है। इसमें आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसने आपका एक्सीडेंट किया है वो दोषी था या उसको मतलब उसने उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाते हुए आपका एक्सीडेंट किया है, ये आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ साबित करना होता है कि उस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है, और अगर आप ये साबित कर देते हैं तो आपको अगर मृत्यु हो गई है तो उसके जो जिसने क्लेम किया है उसको 50,000 रुपये, या स्थायी विकलांगता यानी कि जैसे स्थायी विकलांगता क्या है इसके बारे में अलग वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे। अगर स्थायी विकलांगता हो जाती है यानी विकलांग हो जाता है, जैसे कि एक आंख कट गई, एक आंख फूट गई है, कान चला जाता है, हाथ कट जाता है, या डिसेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है 20 या 50% जो डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसी अगर आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 25,000 रुपये जो है हर्जाना प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 166 163 जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है वो हम अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं धारा 166। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि धारा 140 के अंदर आपको एक फिक्स्ड मिलता है 50,000 और 25,000, मृत्यु में 50 और बाकी अगर दूसरी लाइबिलिटी अगर विकलांगता है तो 25,000 आपको इसमें क्लेम मिलता है। लेकिन धारा 166 है वो उसमें आप अनलिमिटेड मांग सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो आपका क्लेम होता है यानी आप जो कंपनसेशन मांग रहे हैं वो डिपेंड करता है कि जो मुआवजा मांग रहे हैं यानी जिसकी मृत्यु हुई है या जिसको इंजरी हुई है उसकी उम्र क्या है, उसकी इनकम यानी आय क्या है, और उस पर निर्भर कितने लोग हैं, और उसका जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, ये सब देखते हुए इनके हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए वो मुआवजा दिलाया जाता है। ये जैसे ऐसा नहीं कि 50,000 दिलाया जाएगा। अगर आप
एक महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 12 महीने के 12 लाख रुपए हो जाते हैं, और आपके पीछे सिर्फ 2 जने ही हैं और कोई नहीं, या 5 जने आपके जो है पीछे खाने वाले हैं, तो उनके हिसाब से 12 लाख रुपए के हिसाब से आप कुछ उसमें डिडक्शन होता है, कुछ मल्टीप्लाइज होता है आपकी उम्र को देखते हुए, कौन सा गुणक लगेगा, 17 इंटू होगा या 18 का गुणा लगेगा, ये सब देखते हुए उसका एक अमाउंट निकलती है, जो भले ही 50,000 हो, भले ही 1 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, जितना भी कंपनसेशन हो वो कोर्ट दिला सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, धारा 140 में अगर ऐसा कंपनसेशन दिया गया है, जैसे कि एक्सीडेंट होते ही आपने कोई क्लेम लगा दिया, 166 वाले में तो आपको सब एविडेंस करानी पड़ेगी, सामने वाले की गलती बतानी पड़ेगी कि सामने वाले की उपेक्षापूर्ण कार्य से आपको एक्सीडेंट हुआ है, मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन तब तक 140 में एक एप्लीकेशन लगा के आप उसमें 50,000 और या 25,000 जो भी आपका केस है उस अनुसार आप उसमें डिमांड कर सकते हैं। जब धारा 166 में फॉल्ट लाइबिलिटी में जब केस निर्धारित हो जाता है तो आपका दिया गया आपको जो पैसा रिसीव हुआ है धारा 140 के अंतर्गत वो उसमें से माइनस कर दिया जाता है। यानी कि धारा 140 जो है वो एक तरह से इंटरिम है, यानी कि बीच में दे दिया जाता है, अंतरिम आपको मुआवजा है, और 166 जो है वो कंप्लीट पूरा जो मुआवजा है वो उसको दिखाता है। अब हम बात करते हैं धारा 163A जो कि फिर से नो फॉल्ट लाइबिलिटी को जो है डिफाइन करता है, उसमें उसको कंपनसेशन दिलाने की बात करता है। अब धारा 163A क्या है? अब सबसे पहले ये समझ लें कि धारा 163A और 140 में फ़र्क क्या है। धारा 140 में इंटरिम है, यानी कि अगर धारा 140 में आप कोई दावा करते हैं तो आप धारा 166 में भी दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने धारा 163A में दावा कर दिया है, कंपनसेशन मांग लिया है, तो आप धारा 166 में कंपनसेशन नहीं मांग सकते। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है धारा 163A का? इसमें भी आपको सामने वाले की जो गलती है या उसकी उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग थी या उसका उपेक्षा कार्य था वो आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आपको पहले जो था 2018 से पहले एक प्रॉपर टेबल थी, उसमें अधिकतम 40,000 सालाना इनकम वाला इसमें धारा 163A में डिमांड कर सकता था। लेकिन 22 मई 2018 को ऑफिशियल गजट में इसको संशोधित कर दिया गया और धारा 163A में भी एक फिक्स अमाउंट निर्धारित कर दी गई जो कि है 5 लाख। मान लीजिए मैं 15 साल का हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं मर जाता हूँ, तो मेरे परिवार वाले अगर धारा 163A में क्लेम करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही वो, लेकिन एक्सीडेंट 2018 के बाद में हुआ है और उसके बाद में वो क्लेम प्रस्तुत किया गया है तो 5 लाख तो मिलेंगे ही। लेकिन 2018 से पहले वाला संशोधन से पहले वाला था उसमें मेरी इनकम बताने की आवश्यकता थी, लेकिन बाद में इसमें कोई भी प्रकार का आपको इनकम बताना जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि फला गाड़ी से फला आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके एवज में ये जो कंपनसेशन है वो प्राप्त करने का अधिकारी है, बस आपको यही बताना है। तो ये चीज़ है, इसमें 5 लाख रुपये मृत्यु पर, और अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी कितना प्रतिशत है उसके अनुसार आपको 5 लाख का भाग मिल जाएगा। मान लीजिए मेरा पाँव कट गया और डॉक्टर ने कहा कि ये 20% डिसेबल है, तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपए, तो मुझे मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर मेरी 2% डिसेबिलिटी आती है तो 2% के हिसाब से, अगर मेरी 50% डिसेबिलिटी आ जाती है कि बॉडीली 50% डिसेबिलिटी है तो 5 लाख का 2.5 लाख यानी कि 50% मुझे विकलांगता पे जो है जो मुआवजा वो मिलेगा। और मामूली चोट आती है तो 25,000 रुपये का फिक्स जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो संशोधन था ये 2018 में हुआ। अब हर साल पैसों का जो मुद्रास्फीति है या हम महंगाई है जो भी कहें वो बढ़ती रहती है, तो सरकार ने एक प्रोविज़न ये भी किया कि जनवरी 2019 के बाद में ये हर साल 5% की दर से बढ़ेगा। यानी 5 लाख था 2018 में, 19 में जब क्लेम किया जाएगा तो 5 लाख का 5% जोड़ के 5 लाख प्लस 5% यानी कि लगभग 25,000 रुपये और जुड़ जाएगा। 2020 में 5% और जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हर जनवरी में 5% की 5 लाख में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम और आगे हिट एंड रन केस।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि धारा 163A के अगर तहत दावा कर दिया जाता है तो आप धारा 166 में दावा नहीं कर सकते। अब धारा 161 यानी कि टक्कर मारकर कोई भाग जाए तो क्या करना। जैसे कई बार होता है कि बहुत गरीब व्यक्ति रोड साइड सो रहे थे और कोई गाड़ी आती है, उनको टक्कर मारती है, जिसके कारण वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है या इंजरी हो जाती है और वहाँ पर उसकी डेथ है या जैसे कि डिसेबिलिटी हो जाती है और वो भाग जाता है। तो चूँकि अंधेरे की रात में किसी का एक्सीडेंट करके कोई व्यक्ति भाग गया, न तो आपको ओनर का पता है, न गाड़ी के नंबर पता है, न आपको ये भी पता नहीं कि गाड़ी क्या थी, तो अब आप क्या करेंगे? क्लेम तो आपको मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धारा 161 के अंतर्गत आपको दावा करना पड़ता है। वो अगर मृत्यु हो जाती है तो फिक्स अमाउंट है 2 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर घोर उपपत्ति हो जाती है, जो कि घोर उपपत्ति का डेफिनेशन है जो कि आईपीसी में दिया गया है, उसके अनुसार जैसे कि आँख फूट जाना, कान कट जाना, कोई हाथ की अस्थि भंग हो जाना, दांत टूट जाना, ऐसे कोई अगर आपके साथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको 50,000 रुपये आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि हिट एंड रन केस हो गया और आपको मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद में किसी ने सीसीटीवी फुटेज देखा और पता चल गया कि इसमें तो मुआवजा मिल सकता है, आपको उसके बाद में केस चलाते हैं और आपको उसके बाद में दूसरा मुआवजा मिल जाता है। तो जो 161 में आपको मुआवजा मिला था तो वो इंश्योरर को आपको लौटाना पड़ेगा या उसमें से वो माइनस करके आपको दिया जाएगा। इन सभी से रिलेटेड जो धारा 161 है, 166 है, 163A है और 140 है, इसके बारे में अब डिटेल में जो वीडियो है वो हम आगे बनाएंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहें और शेयर, लाइक, कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।